देखो बेटा, जो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको जो अपन एनसीईआरटी को रीड आउट कर रहे थे, उस एनसीईआरटी रीड आउट में अपन ने SN1 SN2 को समझा रहे थे। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। इसके नीचे पैराग्राफ में ये दिखा, पहले ये इसको अप्रोच करता है, ये हाइड्रोजन दूर जाते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये फिर बाहर चला जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? और इस ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 क्या होती है? sp2, क्योंकि ये बॉन्ड बॉन्ड नहीं रहता, ये एक तरह के बॉन्ड है नहीं। आगे बात समझ में? ये अपन ने पढ़ा दिया था। अब बेटा आपको ये मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ा रखा है कि एनेंटियोमर क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। इनको बताने की कोई जरूरत है नहीं है। Since the reaction require approach of nucleophile to the carbon bring living group, the presence of bulky substance or near the carbon, ये आपको बता रखा है। SN2 रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है बेटा? बल्कि नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो इसको रीड आउट करने के लिए भी कोई खास जरूरत नहीं। जैसे आपको पता है कि SN2 इसकी कराऊं तो यहाँ से बैक साइड अटैक आसान है, यहाँ पे बल्कि हुआ और कम हुआ, और बल्कि आने पे और कम, और बहुत बल्कि ग्रुप होने पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा? पहले कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? हेलोजन चला जाता है। अगली स्टेप में OH माइनस अटैक करता है। अगली स्टेप में क्या करता है? OH माइनस से। अब जब OH माइनस अटैक कर रहा होता है तो ये कार्बोकेटाइन कैसा होता है बेटा? प्लेनर। तो ऊपर से भी आ सकता है, और तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? दो। लेकिन अगर कोई एकाइरल प्रोडक्ट है तो एकाइरल के दो प्रोडक्ट नहीं माने जाते। क्या माना जाता है? एक, क्योंकि एकाइरल की मिरर इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल। बोलो कोई दिक्कत है? अब SN1 रिएक्शन किनकी ज्यादा होती है सर? SN1 उनकी ज्यादा होती है जिनका स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। और इनमें भी बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड, ये बेटा प्राइमरी, ये प्राइमरी हैलाइड है एक तरह का। और एलाइलिक हैलाइड भी क्या है बेटा? प्राइमरी हैलाइड है। ये दोनों बेटा भाग भाग के SN1 देते हैं, भाग भाग के क्या देते हैं? जबकि प्राइमरी तो SN2 देना चाहिए। पर क्यों, क्या होता है कि इनका कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, कार्बोकेटाइन है। बाकी मैंने आपको SN1 और SN2 वाले लेक्चर में पूरा पढ़ा रखा है इसको। हमारी बात में तो आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कहाँ क्या क्या पढ़ा रखा है, ताकि आप इस लेक्चर से देख के पता कर सको कहाँ पे जाने जाके रोना है। तो मैं ये नहीं पता कहाँ रोना है, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ रोना है। ये सारा पोर्शन वहीं पढ़ा रखा है, तो मैं वापस से पढ़ाने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसके क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों में पूछा है कि SN2 पूछा है तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। यहाँ दोनों ही प्राइमरी है, लेकिन लिविंग ग्रुप देखना है प्राइमरी दोनों, तो यहाँ आयोडीन लिविंग ग्रुप, आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। बोलो कोई दिक्कत है? ये नीचे इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे फिर से वही SN1 SN2 प्रिडिक्ट करना है बेटा। SN1 SN2 प्रिडिक्ट करते समय क्या देखोगे बेटा? SN1 में क्या देखते हैं बेटा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और SN2 में भीड़ भाड़, क्या देखते हैं? भीड़ भाड़। बोलो कोई दिक्कत है? अब स्टीरियो केमिस्ट्री आपको बता रखा है, ये आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में जाओगे ना ऑप्टिक, वहां सब पढ़ा रखा है। रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन क्या होता है। अब देखो रिटेंशन, इन्वर्जन, इसको इसने ध्यान से समझो बेटा। हाँ बेटा, इसमें बड़ा अजीब तरीके से लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कैसे लिखा है ना। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या आता है? प्लेन of plane polarized light produced by passing ordinary light through a Nicol prism is rotated when it pass through a solution। तो बेटा मैंने आइसोमेरिज्म में यही पढ़ाया था कि ये कंटेनर है, उसमें से अपने लाइट को निकाला। जो लाइट है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये निकोल प्रिज्म से जनरेट हुई है। इसने यही बोला यहाँ तक, और इसको सॉल्यूशन से निकाला। किससे निकाला? तो यहाँ तक का समझ में आया क्या लिखा है? सच कंपाउंड कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इस प्लेन पोलर लाइट को सॉल्यूशन में से निकाला और अगर ये रोटेट कर गई तो ये कहलाया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये लिखवाया था। आगे देखो, द एंगल बाई विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेड इज मेजर्ड बाई ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए पोलेरोमीटर। जिससे निकालते हैं वो क्या है? पोलेरोमीटर। वही लाइन समझाई थी। अब देखो, इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यही बोला था, स्मॉल डी वाला। प्लस साइन से कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे को लेना देना। फिर देखो डी फॉर्म इंडिकेट बाय द प्लस साइन, ये वही बातें हैं। डिग्री ऑफ रोटेशन वही बात है। फिर लिखा है इफ लाइट रोटेट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लिवो रोटेशन, नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। नेक्स्ट लिखा है सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? एंड फिनोमेना टर्म इज ऑप्टिकल आइसोमर। बता इसमें कोई दिक्कत आई? वही रोना रोया था अपन ने भी आइसोमेरिज्म में। नेक्स्ट देख लो, मोलिकुलर एसिमेट्री या काइलरिटी या एनाइंशोमर्स। तो हमने क्या कहा था कि किसी मॉलिक्यूल में आप प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देखो, क्या देखो? या सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर ये दोनों ही एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल। कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, और जो अनसिमेट्रिकल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो, द ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये जो भी है, द क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज लेट द फाउंडेशन ऑफ ए मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसने कहा कि कई मॉलिक्यूल होता है जिसमें आप एक बीच में से प्लेन काटो तो उस प्लेन के दोनों तरफ क्या होती है? मिरर इमेज। क्या होती है? मिरर इमेज। उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं।
that aqueous solution of both type of crystal showed optical rotation equal in magnitude. He believed that this difference in the optical activity was associated with the three dimension arrangement of atom. ये कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख रखा है, मतलब बातें लिख रखी है, इसमें क्या मतलब है, काम की बात करते हैं। डच साइंटिस्ट वॉन टॉप ने फ्रेंच, अब क्या मतलब कोई पूछता नहीं है, इंडिपेंडेंट सेपरेशन अरेंजमेंट, काम की बात करते हैं, बहुत सारे लिखे। इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कार्बन आर डिफरेंट देन मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपरइम्पोज्ड ऑन द मॉलिक्यूल सच कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर। ये बताया पहले तो स्टीरियो सेंटर के बारे में। स्टीरियो सेंटर कार्बन कौन सा है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग हो, उसे स्टीरियो सेंटर कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। पर मॉलिक्यूल कार्बन कब होगा, जब मॉलिक्यूल एक कायरल सेंटर वाला तो हमेशा कायरल है, लेकिन एक से ज्यादा वाला हमेशा कायरल है, हो या ना हो प्लेन बताएगा। और जरूरी नहीं कायरल सेंटर हो तो मॉलिक्यूल क्या हो बेटा, कायरल ऑक्सीडेंट होना चाहिए, जैसे एलियन सिस्टम और बाइफेनिल सिस्टम है, वो पढ़ते नहीं, लेकिन वो एग्जांपल हमें क्या बताते हैं, कायरल सेंटर होना जरूरी, लेकिन अपने सिलेबस में तो कायरल सेंटर वाले एग्जांपल है सारे। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड रिफर टू द एसिमेट्री मॉलिक्यूल्स, उसे क्या बोलते हैं, एनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। The asymmetry of the molecule along with non-superimposability of mirror image is responsible for optical activity। मैंने कहा था बेटा कि जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोज होते हैं वही क्या होते हैं बेटा, एनाइंशोमर। कि पता कैसे करना है, मैं पता करने का तरीका क्या बताया था, कायरल देख लो, कायरल की मिरर इमेज एनाइंशोमर है, सुपर इम्पोज नॉन सुपर इम्पोज से कुछ पता, आगे भाषण में। नेक्स्ट देखो, द सिमेट्री एंड सिमेट्री आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स, स्फीयर, क्यूब, क्या लिखा है, कॉन, ऑल आर आइडेंटिकल टू देयर मिरर इमेज एंड कैन बी सुपर इम्पोज। देखो बेटा अपन जो कौन होते हैं, कौन को दूसरे कौन पे सुपर इम्पोज कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि ये क्या है बेटा, लेकिन आप एक पेड़ की मिरर इमेज को दूसरे पेड़ की मिरर इमेज पे नहीं कर सकते। देखो ये दोनों पेड़ है, अगर मैं उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो पॉसिबल है क्या, पर अपन सुपर इम्पोज इम्पोज से देखते ही नहीं है। हमारे पास में अगर आपने जो देखो जुराब पहनते हो, आपने दादी वाला जुराब देखा हो जिसमें एक अंगूठा होता है ना, आप उसको पहन के दिखाओ, इस पैर का इस पैर में पहन सकते हो क्या, नहीं, मतलब सुपर इम्पोज नहीं है, मतलब सुपर इम्पोज है। आगे बात में कोई दिक्कत है, हाथ के जो ग्लव्स आते हैं, जो परफेक्ट वाले ग्लव्स आते हैं जिनमें अंगूठा अंगूठा एकदम परफेक्ट है, इस हाथ का इस हाथ में नहीं पहन सकते, वो बनते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, किधर से पहन ले उल्टा सुल्टा है, उनकी बात नहीं हो रही है। अरे बात में बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे बकवास है। अब देखो यहाँ पे आओ सीधा ही, प्रोपेन टू ऑल है, ये इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ प्रोपेन है टू ऑल, इसको रोटेट करके ये बना है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा है आइसोमेरिज्म में। इसमें तो सुपर इम्पोज है, तो मैंने क्या कहा था, लेब की बातें, किसकी बातें हैं, लेब हमें कौन सी कर रहे हैं बेटा, हमें इनसे कोई मतलब, जैसे 3D बनता है नहीं हमसे, हमें तो कायरल है, कायरल से देखना है, किससे देखना है, इससे देखना ही नहीं, जैसे इसने बताया इससे हमें देखना ही नहीं, हमें देखना ही, मैंने आपको जैसे आइसोमेरिज्म सिखाया वैसे पढ़ना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ क्या नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। हमारी पास में इस पूरे को पढ़ना ही नहीं है, ये सारा रेसिमाइजेशन क्या होते हैं मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है, इसको पढ़ना ही नहीं है एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत ही गंदे तरीके से लिखा है। क्लियर है, किसी एग्जाम में लिख दे दो, एग्जाम में मैंने साथ साथ में बताया, वहां पे इसके सारी डेफिनेशन लिखवा रखी है, इसने तो प्रोसेस बताया, देखना कैसे, देखना उसे क्या पता तुमने कैसे देखा है, इसके तरीके से देखना जरूरी थोड़ी है, बात मैंने सारी लिखवाई है, जो इसमें वो सारी लिखवाई हुई है कि नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज नॉन एज एनाइंशोमर, लेकिन देखने का तरीका ये नहीं बताया मैंने, तो जो देखने का तरीका बता रहेगा उसी का क्या करना है, यूज, क्या करना है, यूज। अब इसमें कायरल से ढूंढना है कौन सा कायरल है, तो क्या ये कायरल सेंटर रखता है? इस वाले में कायरल सेंटर है, ऊपर बिलो अब देख के मत बैठ जाना, चारों सेंटर लगे ना, इसके चारों सेंटर लगे, कायरल सेंटर है, इसके देखो दोनों सेम है तो कायरल सेंटर है नहीं है, इसमें ये कायरल सेंटर है और इसमें कोई कायरल सेंटर है। अब देखो रिटेंशन और ये क्या होता है बेटा, देखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड इन द सिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिटेंशन। देखो बेटा ये अपने पास कोई रिएक्शन है, एक एक्स हट के उसकी जगह वाई आ गया, डिटो उसी की जगह, उसे बोलते हैं रिटेंशन, उसे क्या बोलते हैं, और वाई उसके जस्ट पीछे से आया उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, क्या बोलते हैं, यही बात समझ में आई बेटा। तो देखो क्या कहता है, इन जनरल इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन the product will have the same general configuration of group around the stereo center as the reactant. Such a reaction is said to proceed with retention of configuration. मतलब जिधर से गया है उधर ही आ गया, उसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है, कोई मतलब है, जैसे इसने एग्जांपल में दिया जहां OH गया वहीं Cl आया तो रिटेंशन रहा, क्योंकि जिस जगह मैंने अटैक किया वहां स्टीरियो आई नहीं, वहां स्टीरियो, इस जगह की स्टीरियो क्यों बिगड़ेगी, रिएक्शन तो आपने यहाँ करवाई है,
तो जहां रिएक्शन कराते हो वहीं की स्टीरियो बिगड़ती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कॉन्फ़िगरेशन और सिमेट्रिक सेंटर एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज चेंज इन द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, साइन है बदल सकता है। दिस इज सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड विद सेम कॉन्फ़िगरेशन इट्स एसिमेट्रिक सेंटर में हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। देखो मैंने क्या किया, यहाँ OH है, कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। OH की जगह Cl है, रिटेंशन हुआ कि नहीं हुआ, रिटेंशन हुआ ना, रिटेंशन हुआ। लेकिन देखो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, कि ये कैसे हुआ, ये तो ऑपोजिट क्यों हुआ, अरे ये तो किसी कंपाउंड का खुद का नेचर है। डेक्स्ट्रो लिवो होना किसी कंपाउंड का खुद का, ये डेक्स्ट्रो है कि लिवो है मुझे क्या पता। अरे बात में मुझे तो ये पता है रिटेंशन बोलूंगा, रिटेंशन का मतलब होता है उसी जगह आ जाना। अब डेक्स्ट्रो का लिवो हो जाना भगवान वो जाने, उसका राम जाने, हमें को लेना देना। हम ये नहीं कहेंगे कि चल यहाँ इसका डेक्स्ट्रो है तो ये भी डेक्स्ट्रो रहेगा ना, पता ही नहीं डेक्स्ट्रो रहेगा कि नहीं रहेगा। ना ना हमें नहीं पता भाई, हम तो लिखेंगे नहीं है, एग्जामिनर बोलेगा तो लिखेंगे, हमें क्या पता। नेगेटिव का यहाँ पॉजिटिव का हमारी कोई गारंटी। आगे बात में, अरे बोलो, वन में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और वाइल अदर में भी लिवो रोटेटरी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि रिटेंशन रही थी, जबकि क्या रही थी, रिटेंशन में, तो फिर रिटेंशन रहना चाहिए, इसकी कोई गारंटी। हाँ अटैक हुआ तो भी रिटेन हो सकता है और इन्वर्ट हो सकता है। आगे चले, नेक्स्ट देखो, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, देयर आर थ्री आउटकम, तीन तरह के आउटकम है कि या तो बैक साइड अटैक हो जाए तो इन्वर्जन, वही रह गया तो रिटेंशन, और हो सकता है कि जैसे SN2 में होता है, SN1 में होता है, ऊपर और नीचे दोनों बन सकते हैं। तो SN1 में तो क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, तो इसलिए रेसिमाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जबकि यहाँ अब देखो ध्यान से, किसी रेसिमाइजेशन कैसे बोल देते हो आप, जैसे देखो मैंने कहा अपने पास तीन ग्रुप लगे हुए A B C और X, ये हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहा हो, क्या रहा हो, कायरल है। पहली स्टेप में लिविंग ग्रुप गया, कार्बोकेटाइन बना। अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ए सॉरी ए ग्रुप, C ग्रुप और B ग्रुप। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऊपर से भी कर सकता है, और अब देखो ऊपर से अटैक कर सकता है तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, एक तो ऊपर से अटैक कर दे, दूसरा क्या है बेटा, हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। अब जो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो अलग अलग नेचर का है, कि दो प्रोडक्ट बने लेकिन दोनों का नेचर तो सेम ही है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, तो सेम नेचर के हो गए। अब अगर एक डेक्स्ट्रो है तो एक लिवो है, क्यों, क्योंकि ये कायरल था, ये क्या था, कायरल है, तो एक डेक्स्ट्रो एक है, इसमें तो मैं बोल सकता हूँ अब इस डेक्स्ट्रो लिवो का इससे कोई लेना देना। हाँ बस ये कायरल होता है तो ये भी कायरल बन जाते हैं, लेकिन दोनों 50-50 बनते हैं, तो रेसिमाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो कोई दिक्कत है, इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों है, लेकिन रेसिमाइजेशन क्या है बेटा, चमका क्या। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं SN2 मैकेनिज्म से कराऊं, किससे कराऊं बेटा, ये आपका C है, ये A और B, इसमें ये अगर प्लस है तो पीछे से अटैक करेगा। अब ये तो पक्का श्योर है कि पीछे से अटैक करेगा, ये इन्वर्जन है, ये क्या है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो है तो ये भी हो सकता है डेक्स्ट्रो, ये लिवो है तो वह भी हो सकता है लिवो, क्योंकि डेक्स्ट्रो लिवो होना यहाँ पे किसका फर्क है, X और N का अलग अलग नेचर है। कि सर यहाँ कैसे बोल दिया, अरे यहाँ दोनों जगह न्यूक्लियोफाइल तो है, दो प्रोडक्ट बने दोनों में न्यूक्लियोफाइल है, और इसका इससे को लेना देना कि सर इधर न्यूक्लियोफाइल इधर वाले का था तो इसका डेक्स्ट्रो होगा, कोई पता, इसका भी कोई पता, लेकिन ये पता प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव पक्का है। हमारी बात में हो गया। अब एक होता है रिटेंशन, क्या होता है, जिधर से गया उधर ही क्या आ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या आ गया, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो हो सकता है ये डेक्स्ट्रो और ये डेक्स्ट्रो और ये लिवो भी हो सकता है, तो डेक्स्ट्रो लिवो की कोई गारंटी। हाँ SN2 में पक्का है, एक डेक्स्ट्रो तो एक है, क्योंकि सेम न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है दो बार। यहाँ रिएक्शन में प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर भी इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से कोई लेना नहीं, लेकिन दो प्रोडक्ट बने दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो और ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको आइसोमेरिज्म अच्छे से चमका हुआ है, आने समझ में, और बस उसको इसी तरह से देखो, कहानी खत्म, आगे बात समझ में, वरना ही चमकेगा नहीं, ये एनसीईआरटी वाइज बहुत गंदा दे रखा है। तो इन्वर्जन बता दिया क्या होता है, देयर आर थ्री आउटकम मैं समझा दिया, इसको पढ़ने को जरूरत है। अब कहता है ये तो समझा दिया, अब कहता है वापस से SN1 SN2 रिएक्शन को देखो। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज द इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन एज कंपेयर्ड टू रिएक्टेंट, कॉन्फिगरेशन बोला इसमें,
क्या बोला है? कॉन्फ्रिगेशन. This is because of the nucleophile attach itself on the side opposite to the one where halogen attached atom to present. When -2 bromo-octane is allowed to react with sodium hydroxide, +2 octanol is formed with OH group occupying the position opposite to the bromide. अब बच्चा कहता है सर यहाँ तो उल्टा हुआ है, हो भी सकता है, मुझे क्या है, पर ये मुझे पता है ऑपोजिट है. क्या है बेटा? ये नेगेटिव पॉजिटिव तो भगवान जाने. आगे बात में, in addition to reaction optical activity of halide inversion of a configuration accommodate होती है किससे? Inversion of a configuration. In case of optically active alkyl halide SN1 reaction are accompanied by the racemization. Can you think the reason why? तो अभी मैंने रीजन बताया था. पहले कार्बोकेटाइन बना, अब जो कार्बोकेटाइन क्या होता है? खाली जगह. तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है. और अगर वो ऊपर से अटैक करेगा तो अगर ऊपर से अटैक डेक्स्ट्रो हुआ तो नीचे से अटैक पक्का लीव होगा. किस लिए? तो नेचर पे डिपेंड करता है. प्रोडक्ट तो सेम ही चीज है तो दोनों एल्कोहल, ओएच तो है दोनों में नेचर. यहाँ नेचर बीआर, इस बीआर का इस ओएच से कॉल है. अगर ये है तो मुझे इसका कोई पता है. आगे बात में, in case of optical active, next करके actually the carbocation formed in slow step being in sp2 hybridized and planar. ये chiral है खुद. The attack of nucleophile may be accommodated from either side of a plane of carbocation, ऊपर और नीचे से. नेक्स्ट के attaching on the same position of halide and other having opposite configuration. एक तो उसी साइड से एक है अपोजिट से, तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्लस माइनस वाले दोनों बन सकते हैं. बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? इधर प्लस वाला बनाया इसने, इधर है, किसी से शुरू किया होगा. अरे बोलो, यहां तक चमका गया. नेक्स्ट वन एलिमिनेशन. क्या है बेटा? एलिमिनेशन का क्या रूल है? एक लिविंग ग्रुप होगा, उसके अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोजन जाएगा. बीटा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? एंटी होना चाहिए. ये एलिमिनेशन वाले लेक्चर में मैंने E2 वाले में पूरा पढ़ा रखा है, लाइन टू लाइन समझा रखा है क्या है, और इसके सारे केस बता रखे हैं कि एक्वस KOH एक्वस NaOH की औकात नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बता रखा है. और बता रखा है किन किन की औकात है. किन किन की औकात है बेटा? एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? RO नेगेटिव इन K+. एल्कोहलिक NaOH का मतलब क्या होता है? RO नेगेटिव इन K+. या फिर NaNH2 टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मिथॉक्साइड. देखो ये मिथॉक्साइड और ये तो एक ही बात है. इनकी औकात है और हीट होना चाहिए. प्राइमरी कंडीशन क्या है? हीट नहीं हो तो नहीं होगी. और उसके बाद E2 है, तो बेस की इन दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. तो यहाँ दो कंडीशन है, एक तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, और एक है कंसेंट्रेशन से भी. कि बिना टेम्परेचर क्या होगा? कि सर बिना टेम्परेचर ये काके न्यूक्लियोफाइल भी तो है, SN2 कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? आगे बात में ये पूरा पढ़ा रखा है. इसमें सेजेब एल्किन कब बनता है, होफमान एल्किन कब बनता है, सारा समझा रखा है. तो इसमें से एनसीईआरटी से कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं है. बोलो कोई दिक्कत है? चलो देखो यही तो है. अगर यहाँ टेक किया तो क्या है बेटा? ये तो क्या है? एलिमिनेशन. और सीधा यहाँ टेक दिया तो सब्स्टिट्यूशन. और बल्कि वाले केस में तो एलिमिनेशन होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि बल्कि वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता. अच्छा, फिर रिएक्शन विद मेटल. आपको ये मैंने ग्रिग्नार्ड में पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था? ग्रिग्नार्ड में. किसी RX में कोई भी मेटल डालने पर RMgX. क्लियर है? अब अगर जिंक डालेंगे तो RZNX, R2ZN. लिथियम डालेंगे तो RLI. इन सबको ऑर्गेनोमेटलिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और ड्राई ईथर क्यों चाहिए? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. क्या होते हैं? बहुत है. ग्रिग्नार्ड वाला लेक्चर खोलो और पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ा रखा है लाइन टू लाइन. तो अब बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है. ये ग्रिग्नार्ड की शक्ल देख लो. क्लियर है? और पानी के साथ इसकी क्या रिएक्शन होती है वो भी समझा रखा है. इसको पढ़ने की जरूरत है. अब आपको जो हाइड्रोकार्बन पढ़ा है उसमें वुड सिखा रखी है पूरी मैकेनिज्म वाइज. और वुड्स में क्या सिखाया है? दुगुने कार्बन. क्या बनाना है? फ्री रेडिकल से होती है. किससे होती है? अब बोलो कोई दिक्कत है? फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बता रखा है बेटा, आपको ये मैंने रीजन बताए थे कि जो हेलोएल्केन है, सॉरी एल्काइल हैलाइड है और विनाइल हैलाइड है, ये मैंने SN1 SN2 के लास्ट में समझा रखे. ये ना तो SN1 देते ना ही SN2 देते. क्यों नहीं देते बताए थे. पहला तो क्या होता है बेटा? ये रेजोनेंस करते हैं. क्या करते हैं? रेजोनेंस करने से क्या होता है बेटा? जो इनका कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है उसमें क्या आता है बेटा? डबल बॉन्ड करेक्टर आता है. तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर आने से मजबूत हो जाता है. क्या हो जाता है? जबकि RX में ये बॉन्ड इतना मजबूत है नहीं होता. दूसरी बात, अगर ये क्लोरीन चला भी गया तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल है. भाई जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फिनाइल कार्बोकेटाइन है, वो स्टेबल है.
क्यों नहीं है बेटा? ये रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि दुकान के, इसके खुद की दुकान थोड़ी चल सकती है, इसकी खुद की दुकान है, नहीं चलती। आगे समझ में। तीसरा क्या लिखाया था कि जो बेटा आर एक्स बॉन्ड बहुत पोलराइज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किस सर? ये तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ में फर्क है बेटा, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये क्या करेगा बेटा? और हेलोजन है, तो यहाँ कार्बन sp3 है, तो ये गरीब बच्चा हुआ बेटा, कमजोर है। sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। तो ये तो गरीब बच्चा और ये अमीर बच्चा, मतलब मजबूत बच्चा है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। अगर अपन बात करें ध्रुव की, तो ध्रुव मान ले बच्चों से टिफिन छीन के खाता है, तो अगर ये तो खाए 7th क्लास के बच्चे से छीन के और एक खाए 10th क्लास के बच्चे से छीन के, तो 7 से भी नीचे ले जाते हैं 3rd क्लास, तो 3rd क्लास वाले बच्चे को क्या करेगा? ऐसे पकड़ेगा, टिफिन छीनेगा और फेंकेगा और आराम से खा लेगा टिफिन, कोई दिक्कत है। लेकिन ये 10th क्लास वाले बच्चे से खाए तो अगर उसे टिफिन तो छीन लेगा, लेकिन वो छोरा पक्का 2-4 मुक्के तो मार देगा, ढंग से रोटी खाने देगा किसको? नहीं, गिरा भी देगा टिफिन छीन के कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। आ रही बात में? सेम कहानी यहाँ पर है, ये हेलोजन इस कार्बन से दबा के इलेक्ट्रॉन छीनेगा, लेकिन इससे छीनने में जोर आएगा, जोर आएगा, इसका मतलब यहाँ इतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही, पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा तो न्यूक्लियो पहले आएगा ही। आगे बात में। लास्ट एग्जांपल, बेंजीन में खुद में ही बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल को वैसे कोई आएगा तो लात मारेगा, क्या मारेगा? यही समझाया कि बेटा ये चारों पॉइंटों में यही कहानी रो रखी है। आगे बात में। फिर है बेटा, फिर भी रिएक्शन तो होती है, तो फिर रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखी है इप्सो मैकेनिज्म ArSN2 एरोमेटिक में, लिख लो एरोमेटिक में ArSN2। आगे बात में। इप्सो मैकेनिज्म पूरी की पूरी है, और इप्सो मैकेनिज्म में बता रखा है बेटा जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतनी रेट क्या होती जाएगी? फास्ट होती जाएगी। आराम से एरोमेटिक वाली प्लेलिस्ट में जाना, उसमें ArSN2 देखना, पूरा यही पढ़ा है। आगे बात में। ये सारे एग्जाम्पल वही है। अब इसमें मैकेनिज्म, ये वाले मैकेनिज्म इसने अलग तरीके से बताई, अपन ने अलग तरीके से बताइए। अपन ने क्या कहा कि NO2 ग्रुप अगर पैरा पे होगा तो उसका क्या लगेगा? -M, इसका सॉरी -M लगेगा और -I, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा तो OH माइनस ज्यादा अटैक करेगा। इसने ऐसा नहीं करके इसने अटैक ही करवा दिया। क्या करवा दिया? अब देखो ध्यान से, NO2 लगा पैरा पे, किस पे लगा है? अगर OH माइनस यहाँ अटैक करेगा तो लोन पे आगे जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस करते हुए यहाँ पहुंचेंगे, और जैसे नेगेटिव चार्ज इसके यहाँ पे आए तो क्या नेगेटिव सिग्नल डबल बना, तो क्या नेगेटिव चार्ज का अच्छे से स्वागत होगा कि नहीं होगा? और बताया था ArSN2 में कि एनाइन क्या होना चाहिए? स्टेबल क्या होना चाहिए? और विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पे हो तो स्टेबल करेगा कि नहीं करेगा? इस करेगा। बाकी की पूरी मैकेनिज्म वही है। इसमें देखो, ये तो पैरा पे, अगर ऑर्थो पे हुआ तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज क्या बना? NO2 के नीचे, तो क्या NO2 नेगेटिव सिंगल डबल इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसका स्वागत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा? वही लिखा आगे। आगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अगर यही चीज वो कहता है मेटा पे विड्रॉइंग ग्रुप होता, तो मैंने कहा मेटा वाला उतना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले अपन ने जो समझा वो था इसका -I लगेगा। क्या लगेगा? मेटा पे सिर्फ -I होता है, तो इतना +I जनरेट नहीं होगा। इसने कैसे समझाया कि OH माइनस का अटैक रहा है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव सिंगल डबल सीधा यहाँ पहुंच गया, क्या NO2 उसका स्वागत कर पाया? स्वागत नहीं कर पाया, तो स्टेबल ही नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ। इसलिए कहा होना चाहिए ऑर्थो रे। और लिविंग ग्रुप, ये वाला लास्ट स्टेप तो क्या है बेटा? पांच स्टेप है, तो चाहे फ्लोरीन का कराओ चाहे क्लोरीन का कराओ, लिविंग ग्रुप से कोई लेना देना। लेकिन पहले स्टेप में अगर फ्लोरीन हुआ तो रेट उसकी ज्यादा होगी, रेट उसकी। इसको पूरा समझने के लिए आपको एकदम आराम से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? ArSN2 वाला लेक्चर इप्सो मैकेनिज्म से पढ़ा रखा है, और कहां पढ़ा रखा है? एरोमेटिक। कम का क्या? एनसीईआरटी वाइज पढ़ना बहुत मुश्किल काम है ना। ये कहने की बात है, एनसीईआरटी वाइज पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं, कैसे बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता उनकी, सब तो थोड़े दिनों में सब हो जाता है। अब तुम्हें देखो ना, मैं आराम से एनसीईआरटी वाइज पढ़ा रही हूं, क्या दिक्कत है? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बेटा एरोमेटिक में सबसे पहले यही पढ़ाई थी। इसका क्या लगता है बेटा? +M और -I। +M की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां के जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे। लेकिन ऑल ओवर क्या लगता है? -I। वो नाली वाली कहानी बताई थी, ऑल ओवर -I लगता है, इसलिए अपन क्या कर लेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन और इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे ज्यादा आएगा कि इस पे ज्यादा आएगा? इसका +M भी लग रहा है, क्या लग रहा है? लेकिन हम कहेंगे +M, जिसका भी +M लगता है उन सबका ऑर्थो पैरा होता है, ये मैंने समझाया था। तो ऑर्थो पैरा तो है इनका, क्लियर है। लेकिन ऑल ओवर रिएक्टिविटी बेंजीन से इनकी कम है,
क्योंकि ऑल ओवर इनका क्या लगता है माइनस आई, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रोफाइल लालची आदमी है वो उस पे जाएगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। बिड़ते पढ़ा रखी है आगे समझ में, ये सारा पढ़ा रखा है, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, और ये भी बता रखा है कि ऑर्थोपेरा पे जुड़, अब ये क्वेश्चन है कि ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट एट ऑर्थोपेरा, कि ऑल ओवर तो विड्रॉइंग है, फिर ऑर्थोपेरा क्यों बना रहा है, कि देखो ध्यान से, अगर मैं इसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, क्लोरीन के नीचे, और क्लोरीन अपने लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग कर लेगा, तो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेटा, अगर मैं यहाँ पे अब की बार किस पे जोड़ा है, तो इसमें जोड़ ही नहीं रखा, पैरा पे जोड़ा है, देखो पैरा पे जोड़ के देख लो, इलेक्ट्रोफाइल अगर पैरा पे जुड़ेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, क्लोरीन के नीचे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्लोरीन क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या दे देगा, आगे बात में ये सारा पढ़ा रखा है, वापिस देख सकते हो अगर आराम से शांति सुनना चाहते हो। ये है क्लोरीन, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ू, कहां जोड़ू बेटा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, इस पे लोन पेयर है वो तो स्वागत हो गया कि नहीं हो गया। और मैंने क्या सिखाया था कि ये अपना प्लस एम दिखाता तो ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपेरा पे जाएगा, बात तो दोनों सेम है। अगर मैं यही चीज बेटा इसको इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ू बेटा, पैरा पे जोड़ू तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब एग्जाम में पूरा शाना होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जोड़ के पूछता है ये स्टेबल है क्या, रेजोनेंस कराओ, अगर जैसे इसका रेजोनेंस कराता हूँ क्लोरीन के नीचे पहुंचेगा और क्लोरीन इसको क्या दे देगा बैक बॉन्डिंग, स्टेबल तो ही। और आप देखो ना इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे पैरा पे जुड़ा, सही बात है, वो ऐसा देके देता बच्चा क्या कहता है ये तो स्टेबल नहीं होगा मेटा पर है, अरे बात में, अरे ये इंटरमीडिएट है रेजोनेंस करा के देखो, लेकिन यही चीज अगर मैं किस पे करा देता, मेटा पे करा दूं रिएक्शन को, तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस क्या करेगा, यहां पहुंचा और यहां से सीधा कहां जाएगा आगे वाले कार्बन पे, क्या क्लोरीन के नीचे पहुंचा, क्या पहुंचा ही नहीं, तो स्टेबल हुआ ही, इसलिए ऑर्थोपेरा होता है। या फिर आप सीधा बोल सकते हो ये आपके वुड फिटिंग, और जब वो रोटी खाने चला गया तो फिटिंग नहीं करती थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, चैप्टर तो इतना ही था। Which alkyl halide form the following pair would you expect the react more rapidly SN2 mechanism, कारण में से कौन सा है जो SN2 mechanism से ज्यादा फास्ट देगा, क्लियर है। तो SN2 पता नहीं है तो आपको पता है फर्स्ट इन दोनों में से ये देगा, इन दोनों में से ये देगा, इन दोनों में से ये देगा, देखो यहाँ पर भी प्राइमरी यहाँ पर प्राइमरी, लेकिन इससे भीड़ भाड़ दूर है, इससे भीड़ भाड़ पास है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन SN1 फास्ट देगा, स्टेबल होना चाहिए, इसका कार्ब टर्सरी, इसका सेकेंडरी है, इसका सेकेंडरी, इसका प्राइमरी है। कहता है हमने इसमें ड्राई ईथर डाला, क्या डाला, मैग्नीशियम डाला, तो आपको पता है यही बनेगा बेटा, और ग्रिग्नार्ड में पानी डालते क्या बन गया बेटा, अब कहता है RMG, RBR तो उसमें डाला तो ये RMG बन गया, और कहता है इसमें D2 डालने पे ये बना, तो बताओ C क्या होगा, तो बताओ, तो आपको पता है कि इसमें डालने से बना है, और हमें पता है जहां मैग्नीशियम वही दिया होगा, इसका मतलब ये रहा होगा पहले, ये MgBr रहा होगा ना, अभी तो यहाँ डी है, तो पता लग गया, ये पता लग गया तो ये भी पता है RBr कौन होगा, या Br रहा होगा। अब कहता है कोई RX है, उसमें मैग्नीशियम डालने पे D बना और पानी डालने पे E बना, और इस RX में सोडियम ईथर डालने पे ये बना, आपको पता है सोडियम ईथर डालने पे सिमेट्रिकल बनता है, तो बीच में से तोड़ देते, इसका मतलब ये भाई साहब पहले ये रहे होंगे, ये आईडी से रहेगा होगा ना, तभी तो ये बना होगा। अब इसमें ग्रिग्नार्ड डालूंगा तो यहाँ MgBr आ जाएगा, और पानी डालूंगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, समझा। अब ये थोड़े से आपको पढ़ने बेटा, अगर पढ़ लो नहीं आए तो बाद में पढ़ा, समझ में आ गई, रटने की काम की चीज, काम की चीज है, जैसे डाइक्लोरोमेथेन है, डाइक्लोरोमेथेन वाइडली यूज्ड इन सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर, तो ये हो गया पेंट रिमूवर सॉल्वेंट है। एक दिन में एक ही सारे मत याद करो, एक दिन में सिर्फ एक पैरा पढ़ो, और 3-4 बार पढ़ो, अगले दिन क्या करो, पहले इस पैरा को पढ़ो, फिर अगले पैरा को पढ़ो, अगले पैरा को तो नॉर्मली पढ़ो और पहले वाले में देखो कितना याद रहा, और इसको अच्छे से याद करो, फिर उससे अगले दिन इन दोनों को पहले पढ़ो, याद कितना रहा, फिर दिमाग याद कर लेगा, फिर इसको पढ़ो, एक ही पैरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक ही पैरा पढ़ेंगे, बड़ा है तब भी एक, दिमाग को देख काम तुझे करना पड़ेगा, बड़ा हो तो ज्यादा करना पड़ेगा, छोटा हो तो कम, 4 पैरा है 4 दिन में खत्म, और पर ऐसे रटेंगे कभी नहीं भूलोगे, और क्वेश्चन आता सीधा पेंट रिमूवर, ऑप्शन हमारा टिक, आगे बात में
प्रियॉन्स क्या होते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ, ये डीडीटी की स्ट्रक्चर आती है मेंस में दबा के, डीडीटी की स्ट्रक्चर दबा के आती है, तो मैंने उसमें सिखाई थी। क्लियर है? कैसे बनता है वो भी सिखाई थी। कैसे बनती है बताओ? ठीक है, ये तो जो है। अब देखो बेटा, आईयूपीएसी नाम तो आपको खुद को लिखने हैं। कोई इनमें से डाउट है तो तुम मुझे बता देना, मैं वो डाउट बता दूंगा, वो डाउट में। ठीक है। अब देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट में आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा था, CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। फिर जितने हेलोजन बढ़ते हैं उतना डाइपोल मोमेंट घटता है। क्योंकि देखो बेटा ध्यान से, CH4 है, इसमें चारों का सम क्या आएगा, 0। इसमें क्या आएगा बेटा, H H H और Cl, इसमें सारा का सारा जुड़ेगा। देखो सारा हाइड्रोजन की तरफ, क्लोरीन की तरफ जाएगा। लेकिन जब दो क्लोरीन आ जाएंगे, कितने क्लोरीन आ जाएंगे, तो दोनों में बटेगा। और तीन आते, तीनों में बटेगा। सब अपने अपनी तरफ खींचेंगे, तो एक क्लोरीन वाला ज्यादा, फिर दो, फिर तीन, और चार वाला 0, चार वाला चारों में बराबर बढ़ जाएगा। हाँ, फिर कहते हैं हाइड्रोकार्बन है C5 एस्टेन। जैसे आपने C5 एस्टेन देखा, इसके अंदर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। फिर कहता है इसकी क्लोरीन की डार्क में रिएक्शन कराई, ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो इसका मतलब ये रिंग है। इसका मतलब ये, तो 5 मेंबर की रिंग भी हो सकती है, एक 4 मेंबर की रिंग भी हो सकती है, और एक 3 मेंबर की रिंग भी हो सकती है। ऐसे ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। पर कहता है कि इसको मोनोक्लोरिनेशन कराने पे एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो इसको तो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं ना, एक यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ पे, इन चारों पोर्शन पे कहीं पे क्लोरीन जुड़ सकता है। इसमें भी बेटा देखो कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं, खूब सारे मिल सकते हैं। यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, 2 हो गए। इसमें देखो बेटा, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, 3 हो गए। इसमें यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ यहाँ खूब है। लेकिन इसमें आप कहीं जोड़ लो, सेम ही प्रोडक्ट है। यहाँ जोड़ोगे तो अभी क्लोरोपेंटेन किसी पोर्शन पे जोड़ दो, इसका मतलब ये है। बोलो कोई दिक्कत है? कहते हैं राइट द आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग C4H9Br। आपको पता है C4H9 को लिखने के 4 तरीके हैं। एक यहां से लिख लो, एक सेकेंडरी लिख लो, एक आइसो ये होता है देखो ध्यान से, और एक टर्सरी लिख दो। इन जगह Br लाके जोड़ दो। फिर हाँ बेटा, उससे पता लगता है पाई बॉन्ड या रिंग कितनी है। अगर 1 डिग्री ऑफ सेंसर आया तो इसका मतलब या तो एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है। और उसने कहा कि वो डार्क में रिएक्शन नहीं करता। भाई अगर मान लो डिग्री ऑफ सेंसर 1 आई तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, ये रिंग हो सकती है। लेकिन डार्क में रिएक्शन करता, अगर पाई बॉन्ड होता तो डायरेक्ट रिएक्शन करता था हेलोजिनेशन वाली, दोनों भी दोनों पाई बॉन्ड के दोनों पे क्या लग जाता, Cl। कहता राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। हमें क्या बनाना है, तो बेटा देखो ये है 1 आयोडोब्यूटेन है, ये बनाना है। पहले बनाना है ब्यूटेन 1 ऑल से। किससे बनाना है, देखो मैं डायरेक्ट इसमें Ki नहीं डाल सकता, मैंने आपको बताया था इसमें Ki डाल के क्या डाल दो, H2SO4 तो डाल नहीं सकता, H3PO4 डाल दो। क्या डाल दो, बोलो कोई दिक्कत है? या फिर मैं इसमें SOCl2 डाल सकता हूँ, और SOCl2 को फिंगरस्टाइन करा दो। क्या करा दो, फिंगरस्टाइन। फिर क्या कहता है 1 क्लोरोब्यूटेन से, ये तो फिंगरस्टाइन साफ साफ बोल रहा है भाई, 1 क्लोरोब्यूटेन यही तो है बेटा, देखो इसकी क्या करा दो, फिंगरस्टाइन। NAइन एसीटोन, क्लोरीन हट के क्या आ जाएगा, आई। फिर कह रहा है ब्यूट 1 इन से, तो ये रहा ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन से ये बनाने का मतलब आयोडीन बाहर जोड़ना है, और बाहर जोड़ना मतलब एंटी मार्कोनिकोव। HI की औकात है, क्या करें, सर पहले HBr की करा दो, एंटी मार्कोनिकोव उसी को करना आता है, तो HBr एंटी मार्कोनिकोव कराओगे तो आयोडीन Br बाहर आ जाएगा। और अब क्या करा दो, फिंगरस्टाइन। जब भी अगर एंटी मार्कोनिकोव चाहिए Br आएगा, बाकी फिंगरस्टाइन से आ जाएंगे। तो विच ऑफ द कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पे रिएक्ट फास्टर SN2। तो यहाँ पे दोनों में प्राइमरी है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप अच्छा है। यहाँ पे बेटा ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है। प्रिडिक्ट द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड बाय सोडियम एथोक्साइड इन एथेनॉल। मतलब E2 करानी है। कहता है 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। तो ये रहा बेटा 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, यही है बेटा 1 ब्रोमो साइक्लो मिथाइल हेक्सिन। इसकी हमें क्या करानी है,
E2 क्या करानी है, तो सेजे प्रोडक्ट बना दो इधर से, ये बन जाएगा। ये आता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये रहा आपके पास ब्यूटेन। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 2 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, यही है। सेजे प्रोडक्ट बना दो, ये रिसेजे प्रोडक्ट। 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, तो पहले बनाओ, ये रहा 5 कार्बन। फिर क्या करा, 2 2 मिथाइल, ये 2 2 ट्राई मिथाइल, ये रहा 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो। अब इसके क्या कराना है, एलिमिनेशन। तो ये अल्फा, तो इस बीटा पे तो हाइड्रोजन नहीं है, तो अपने आप इधर से ही कराओगे। एलिमिनेशन माइग्रेशन कोएफिशिएंट तो होता ही नहीं है, खत्म। आपको ये बनाना है, कह रहा है एथेनॉल को ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट करना है। एथेनॉल को ब्यूट है, ये रहा एथेनॉल बेटा, और ये रहा बेटा ब्यूट 1 आइन। ये चाहिए मुझे, तो मुझे ये ग्रुप एक्स्ट्रा चाहिए। ये ग्रुप एक्स्ट्रा, देखो OH तो ऐसे जनरली बाहर जाता नहीं है। OH का सब्स्टिट्यूशन जब जनरली कराना होता है तो इसमें या SOCl2 डाल दो। क्या डाल दो, ये याद रखो, SOCl2 डालते ही हेलाइड बन जाएगा, और हेलाइड की तो दबा के सब्स्टिट्यूशन है। इस तरह अब ये ग्रुप चाहिए, तो यही वाला न्यूक्लियोफाइल डाल दो। एस्प्लाइन ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है। ये कैसे बनता है कि सर, ये तो ऐसे बनता है, इसमें सोडियम डाल दो, NaNH2 डाल दो, ये बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ये बाहर। कह रहा एथेन बनाना है ब्रोमो एथेन से। एथेन, अच्छा एथेन को ब्रोमो एथेन में कन्वर्ट करना है। ये एथेन है, ये ब्रोमो एथेन है, Br2 फ्री रेडिकल करा दो। एल्केन की तो यही तो रिएक्शन होती है। प्रोपीन को 1 नाइट्रोप्रोपीन में कन्वर्ट करना है। ये रहा प्रोपीन बेटा, ये प्रोपीन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखो पहले तो NO2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, देखो NO2 जोड़ने की डायरेक्ट रिएक्शन तो होती नहीं है, हमने पढ़ी नहीं कोई रिएक्शन। अब NO2 जोड़ने की कैसे, हमने पढ़ी थी एक रिएक्शन, आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, ये है, इसमें अगर HNO3 वेपर डाल दें तो जुड़ता है, पर वो किसकी है बेटा, रिएक्शन है एल्केन की है, और वो भी तबाही मचाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सब तोड़ देता है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं तोड़ना, तो अपनी सिंपल सी कहानी है बेटा कि अब प्रोपीन है, और ऊपर से एंटी मार्कोनी को बनाना है। एंटी मार्कोनी को पाते दिमाग में चमका HBr, तो पहले HBr की रिएक्शन करा दो। किसकी रिएक्शन करा दो, एंटी मार्कोनी को करा दो, HBr इन पेरोक्साइड बन गया। अब NO2 चाहिए, N जोड़ना है। ये तो 4 जनों को, 2 जनों को आता है, तो KNO2 को, AgNO2 को, लेकिन K तो O जोड़ता है, AgNO2 जोड़ेगा इनको, तो डाल दो इसमें AgNO2। क्या डाल दो, बन गया। नेक्स्ट कहता है टोलुइन को बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करो, तो देखो ये रही टोलुइन, और ये रहा बेंजाइल एल्कोहल। देखो बेटा CH3 की, जिस टोलुइन की एक रिएक्शन याद रखो, अगर इस CH3 पे कोई रिएक्शन कराना चाहते हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि एल्केन है। क्या है, एल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा लो, मोनो क्या आ जाएगा, CH2Cl, और इसमें क्या डाल दो, एक्वस KOH डाल दो, एक्वस। फिर क्या कहता है, प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करो, तो ये रही बेटा आपकी प्रोपीन, और ये रहा बेटा आपकी प्रोपाइन। हमें 3 बॉन्ड चाहिए। अब एलिमिनेशन 2 बार करवाना है, एलिमिनेशन कराएंगे किसका, कोई लाओ तो सही, इसका ब्रोमिनेशन करा दो। जैसे ब्रोमिनेशन Br2 डालोगे 2 बार ब्रोमीन आ जाएंगे बेटा, आगे कि नहीं आगे। अब इसमें क्या डाल दो, NaNH2, 2 इक्विवेलेंट, कितने डालो, 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा, एक बार इधर से और एक बार, बन गई। नेक्स्ट वन क्या कहता है बेटा, एथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, तो ये रहा बेटा एथेनॉल। पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है फ्लोरीन के तो वैसे कोई जनरल रिएक्शन होती नहीं है, तो इसकी तो स्वार्थ होती है। क्या होती है, स्वार्थ तो एल्कोहल देता ही नहीं, हेलाइड देता है, कोई बात नहीं, SOCl2 डाल दो। क्या डाल दो, आ गया Cl। अब स्वार्थ करा दो, अब क्या करा दो। नेक्स्ट वन कहता है ब्रोमो एथेन को प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करो, तो देखो बेटा ये रहा ब्रोमो एथेन, और ये रहा बेटा प्रोपेनॉन। क्या रहा बेटा, क्लियर है। इसको वर्णन करना था ब्रोमोमेथेन को, सॉरी ये ब्रोमोमेथेन है, इसको प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा प्रोपेनॉन में तो इससे कोई डायरेक्ट रिएक्शन अपने को आती नहीं है, कार्बन दुगने भी नहीं करने, ज्यादा करने। तो देखो बेटा ध्यान से कि अगर मैं इसकी रिएक्शन
ध्यान समझो, अगर मैं इसका ग्रिग्नार्ड बना दूं तो क्या बनेगा, CH3 MgBr बनेगा। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, CH3Br था, मैंने इसमें मैग्नीशियम डाला, क्या डाला, क्या बन गया बेटा, CH3। एक सेकंड रुको, इसको वापस PDF को साफ करना पड़ेगा, ऑल क्लियर वाला ऑप्शन नहीं है ना इसमें, सेलेक्ट करके उड़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा लिख दिया तो PDF अब लिखने में टाइम कर रही है, नहीं हुआ। अरे वाह, शाबाश। अब जो ध्यान से, हमें क्या कन्वर्ट करना है, CH3Br है बेटा अपने पास में, PDF कहते हैं बहुत शाना बन रहा है तुम, हमसे पंगा, मैं बंदी हो जाऊंगी, चलूंगी ही नहीं। 2 मिनट रुक जाओ, चलो करते हैं, पानी दे, पहले पानी पीते हैं। चलो वैसे भी आज टाइम हो गया, आगे क्वेश्चन अपन कल ही करेंगे, PDF एक कंप्यूटर पर। अब ठीक है, जब भी करेंगे लेकिन करेंगे पक्का, ठीक है, सारे कराऊंगा मैं, है ना। NCERT, अब 2-3 दिन तुम्हारी क्लास नहीं होगी, ठीक है, एग्जाम दो अच्छे से, ठीक है। तो अब कब तक क्लास, थर्सडे तक क्लास नहीं है ना तुम्हारी, ठीक है, थर्सडे के बाद करेंगे।